Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear first year students, myself सलमान जावेद और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 21 है which is capital, shares and bonds. Capital यानी सरमाया. Capital या सरमाया refers to owner's equity in business. आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है which is assets is equal to liabilities plus owner's equity. यानी कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार का जितने भी एसेट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? या तो लाइबिलिटी यानी उधार से, या ओनर कंट्रीब्यूट करता है. ओनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है जो वो अपने कारोबार में लगाता है. By the way, with business we understand sole proprietorship or partnership or joint stock company. बिजनेस की 3 फॉर्म्स होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो उसके अंदर जो सरमाया है, ये जो ओनर्स इक्विटी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल. नंबर 1. नंबर 2, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. नंबर 3, capital is a term for financial assets such as funds held in deposit accounts or funds obtained from specific financial sources. इससे क्या मतलब है कि वो फंड्स, वो पैसा जो बैंक अकाउंट्स में मौजूद है या कैश की सूरत में आपके पास मौजूद है या एसेट्स की सूरत में आपके पास मौजूद है, ये उस कारोबार का कैपिटल कहलाता है. ओके, कैपिटल की तो बात हो गई और ओनर्स इक्विटी की भी. नाउ लेट्स डिस्कस काइंड्स ऑफ कैपिटल. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कैपिटल. बेसिकली सरमाया तो एक ही किस्म का होता है किसी भी बिजनेस में, लेकिन उसकी स्टेटस या उसकी नेचर अलग होती है. कंपनी की ओनर्स इक्विटी इज ऑफ वन काइंड. इट्स बेसिकली ओनर्स शेयर, बट उसका स्टेटस, उसकी नेचर वो अलग है. अच्छा, अब जो पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी. यस, पार्टनरशिप फर्म्स भी होती हैं, उसमें प्राइवेट ओन्ड कंपनीज भी होती हैं, बट प्राइमरली वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी. चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसके कैपिटल की बात करते हैं. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल. ये वो कैपिटल है विच इज़ रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. इफ़ यू रिकॉल द टाइम जब हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ कंपनी यू नीड योर सेल्फ टू गेट अ लाइसेंस फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, और उसकी लाइसेंस लेने के लिए आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जमा कराते हैं, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोमोटर की मदद से डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं. तो इट्स बेसिकली ऑथराइज कैपिटल वो इंटेंडेड कैपिटल होता है दैट यू प्लान टू टेक योर कंपनी टू. यानी आप एक रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास रजिस्टर करते हैं, आप उनसे ऑथराइजेशन लेते हैं कि आपकी कंपनी का टोटल सरमाया ये होना चाहिए या ये होगा. इसकी दूसरी मिसाल मैं आपसे यूँ लूँ कि आप क्या करते हैं. सिंपल, आपने एक प्लॉट ख़रीद लिया 1000 यार्ड्स का, 2000 यार्ड्स का. लाइकवाइज इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, हम एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं एबीसी कंपनी की. आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, यू गेट योर प्रोमोटर्स इन लाइन, आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की, और आपने उसकी ऑथराइजेशन की प्रोविज़न दी 100 मिलियन रुपीज़, जिसको आपने डिवाइड किया 10 मिलियन शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच. आपने उसका टोटल ओनर्स इक्विटी की रिक्वायरमेंट की 100 मिलियन, जिसको आपने डिवाइड किया 10 रुपये के शेयर पे, जो बना 10 मिलियन शेयर्स इस एबीसी कंपनी के होंगे. So you get the approval, you get the
okay, you get the license to open the company. तो authorized capital क्या हुआ? Authorized capital is the highest limit that a company can do its business. अब आपके पास authorization आ गई. नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपने बेसिकली सब्सक्रिप्शन मांगी, आपने अखबार में इश्तिहार दिया, आपने पब्लिक को ऑफ़र किया कि ये कंपनी है, ये इसकी डिटेल्स हैं, ये प्रॉस्पेक्टस है इसका, यू पीपल इन्वेस्ट इन ABC कंपनी. तो उसके इन्वेस्टमेंट के जवाब में जो लोग एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, जो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स जमा कराएंगे, is called subscribed capital. दूसरे लफ्ज़ों में it is the amount of capital agreed by public. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑथराइजेशन मिली 100 मिलियन रुपीज़ की. अब 100 मिलियंस ओवरनाइट तो नहीं आपके चाहिए होंगे ना आपको. रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट. सल्तनत एकदम तो नहीं बड़ी होती, चाहे वो KFC हो, मैकडॉनल्ड्स हो, एंग्रो हो, जंग ग्रुप हो, ARY ग्रुप हो, एकदम तो नहीं बड़ा होता ना. दे बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, दे बिगिन विद अ स्मॉल जर्नी. पहले आप एक छोटा यूनिट लगाएंगे, फिर सेल होगी, स्टाफ रखेंगे, उनकी सैलरीज देंगे, मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. सो इट टेक्स अ टाइम. तो आपने प्रोविज़न की कि आउट ऑफ दैट 100 मिलियन यू नीड टू हैव अ 50 मिलियन रुपीज़ एट द मोमेंट. 10 रुपये का आपका शेयर है, आपने पब्लिक को ऑफ़र किया, एडवर्टाइज़ किया. तो दिस इज़ कॉल्ड, उसके जवाब में लोगों ने जो इंटरेस्ट शो किया, दैट इज़ कॉल्ड योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ये ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल यू इन्जॉय अ गुड रेपो. अगर हम इसकी बड़ी इजी एग्जांपल लें, आजकल ARY लगूना की ऐड आप देख रहे हो, सही है. अब ARY लगूना वाले अगर जैसे या बहरिया टाउन का अगर आप रिकॉल करें, तो जब बहरिया टाउन ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो लोगों ने लाइनें लगा दी थी. एक एक फ़ाइल जो 500 रुपीज़ की शायद फॉर्म था या 1000 रुपीज़ का था, वो 10,000 में लोग ले रहे थे. लोग रात को जाके जमा हो जाते थे, बिकॉज दैट वाज द ट्रस्ट, दैट वाज द ब्रांड वैल्यू दैट बहरिया टाउन एंजॉयड. ARY लगूना, ये लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. इसी तरह आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपने लोगों से 50 मिलियन मांगे थे, पीपल गेव यू अराउंड 60 मिलियन, 70 मिलियन. तो दिस विल कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. या इसके वाइस वर्सा है, लोग आपकी कंपनी को इतना लाइक ही नहीं करते, जानते ही नहीं हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं है, लोगों ने 50 मिलियन के बजाय 40 मिलियन एप्लीकेशन आई हैं आपके पास, 40 मिलियन की. सो दैट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल. उसके बाद आपने जितना प्लान किया होता है वो आप इशू कर देते हैं. दैट पार्ट इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज़ रेफर्ड टू एज इशूड कैपिटल. इसका मतलब क्या है, जब आपके पास सब्सक्रिप्शन आ गई, अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन आई है तो आप क्या करोगे, 50 मिलियन के सब्सक्राइब कर दोगे, इशू कर दोगे, कैपिटल शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दोगे, और बाकी 1 मिलियन को 10 मिलियन को रिफ़ंड कर दोगे. सो दैट इज़ कॉल्ड इशूड कैपिटल. ठीक है बेटा, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको मैंने जैसे बहरिया टाउन की दी, फिर उन्होंने बैलेटिंग की, बैलेटिंग में जिनके नाम निकल आए, बाकियों को उन्होंने पैसे वापस कर दिए. इसी तरह बेटा अगर आप इसकी दूसरी बड़ी इजी, हम लाइक कि मैं प्रोसेस की आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवर्नमेंट जो हज एप्लीकेशंस वगैरह इनवाइट करती है, लोग भरते हैं फॉर्म्स, पैसा जमा करा देते हैं, उसके बाद वो बैलेटिंग करती है, जितने लोगों की नाम निकल आता है गवर्नमेंट उसको ओके कर देती है, और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा होता है उनको वापस कर देती है. सो सेम गोज़ विद दैट. ऑथराइजेशन आपको मिली, आपने सब्सक्रिप्शन रेस की, पब्लिक को ऑफ़र किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया, और आपने उसमें से जितना आपको पैसा चाहिए था आपने रखा. अगर इफ़ इट्स ओवर सब्सक्राइब्ड तो आप उसके बाकी रिमेनिंग अमाउंट वापस कर देते हैं. कॉल्ड अप कैपिटल. Called up capital, basically it's the company, requirement of the company from the public to pay full or partial amount of their shares. It is called up capital. Yes, simple ज़बान में it depends upon the jurisdiction and the business in question that some companies may ask their investors, may issue shares to their investor with the understanding that they will be paid at a later date.
This allows for more flexible investment terms and may interest investors to contribute more share capital than if they had to provide funds upfront. क्या मतलब है इसका? बेसिकली वो एक्सरसाइज जो थी ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड एंड इशूड, वो थी जब आप बिल्कुल फ्रेश 0 मीटर कंपनी लॉन्च करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, कंपनी चलना शुरू हो गई, कंपनी ने रन करना शुरू कर दिया। देन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी या प्रेफर्ड शेयर्स को कांटेक्ट करती है कि लुक, हम लेट्स सपोज अगर हम एबीसी की एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमने बात की थी कि हमारी कंपनी को 50 मिलियन शेयर्स हमने उसके इशू कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने ग्रो किया 4 साल बाद, 3 साल बाद, तो कंपनी ने डिसाइड किया, क्योंकि 50 मिलियन की लिमिट तो अभी भी है, कंपनी ने डिसाइड किया 20 मिलियन प्रेफर्ड शेयर्स लॉन्च करेंगे। ये प्रेफर्ड शेयर क्या है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ये कंपनी ऑफ़र करती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कि आप हमसे प्रेफर्ड शेयर ले लें, और कंपनी उनको इशू कर देती है शेयर्स कि इस डेट तक आप जमा करा दीजिए रिमेनिंग, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दे देती है। सो दिस इज़ कॉल्ड अप कैपिटल। जब कंपनी ऑफ़र करती है कि यू कैन मेक पेमेंट एट अ लेटर डेट, दिस इज़ कॉल्ड अप कैपिटल। फिर पेड अप कैपिटल, वॉट एवर अमाउंट जो उस कॉल्ड अप कैपिटल के बदले में रिसीव होती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, इट इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। आपने पब्लिक अपने शेयर होल्डर्स को ऑफ़र कर दी, और वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो उसके जवाब में पैसे जमा करा देते हैं। इट कैन बी एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स by the investors in exchange for shares of stock. अगर इन्वेस्टर ने, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, सो द अमाउंट ऑलरेडी द अमाउंट दी जो आपने इशू कर दिया है, सॉरी जो शेयर आपने इशू कर दिए हैं वो फॉरफीट हो जाते हैं, वो वापस ले लिए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि कंपनी ने 20 मिलियन के शेयर और इशू किए, चाहे वो प्रेफर्ड थे या नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर थे, और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोला, एक लेटर लिखा कि हम आपको ये शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं एक्स्ट्रा, आप काइंडली इस डेट तक पैसे जमा करा दें। अब उसमें हर शेयर होल्डर तो इंटरेस्टेड नहीं होगा जिन्होंने आपके शेयर ख़रीदे हैं, कुछ लोगों ने भरे, कुछ लोगों ने नहीं भरे। तो जो लोग भर देते हैं, जो अमाउंट आ जाता है, दिस इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल, और जो अमाउंट नहीं आता, आप उनके शेयर्स को फोरफीट मीन्स वापस ले लेते हैं। शेयर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, capital is obtained in the form of shares. The capital of a company is divided into its small units, which are known as shares. These shares are put for sale to the general public and are normally traded in stock exchange. एक कंपनी के अंदर जो कैपिटल है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नाम से ही जाहिर है, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट मीन्स मुश्तरका, स्टॉक मीन्स सरमाया। एक कंपनी के अंदर वो मुश्तरका सरमाया लगता ही शेयर की सूरत में है, और शेयर की ख़रीदो फरोख्त हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज में। अब इसको हम प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल से देखते हैं एबीसी कंपनी की। हमने जो एबीसी कंपनी फॉर्म की थी, जिसका ऑथराइज कैपिटल था, हमने उसकी 50 मिलियन की सब्सक्रिप्शन पब्लिक से मांगी, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। 10 रुपये का शेयर था, किसी ने 1000 शेयर ख़रीदे, मिनिमम किसी ने 500 ख़रीदे। कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है आप 500 शेयर मिनिमम, उससे कम नहीं ख़रीद सकते। किसी ने 1000 ख़रीदे, किसी ने 2000, किसी ने 5000, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में शेयर्स सर्टिफिकेट ले लिए। व्हाट इज़ द शेयर? शेयर इज़ बेसिकली अ सर्टिफिकेट आइडेंटिफाइंग, एक्नॉलेजिंग, मेंशनिंग कि इस कंपनी में आप इतने अमाउंट के मालिक हैं। ये वो मिसाल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी इंटरमीडिएट कर लेंगे तो आपको HSC की डिग्री मिलेगी।
जिसको आप अपनी ग्रेजुएशन जब आप करने जाएंगे तो आप उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। व्हाट इज़ प्रूफ? आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप प्रूफ आपके पास वो जो सर्टिफिकेट है जो मैट्रिक का आपको मिलता है। लाइकवाइज शेयर ये प्रूफ है कि इस कंपनी के अंदर इतना पैसा आपने लगाया हुआ है। यू गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर 5 years, आफ्टर 2 years, आफ्टर अ ईयर। आपने शेयर ख़रीदा था लेट्स सपोज 10 रुपीज़ का, और स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आप चेक करते हो 50 रुपये का शेयर हो गया है, तो यू वांट टू सेल दैट शेयर। तो यार इसने तो इतनी ग्रोथ आ गई है। तो स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ द प्लेस जहाँ पे आप अपना सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के दायरा है उससे रजिस्टर हो जाते हैं, और वहाँ जाके आप अपना शेयर सेल भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट, और नए शेयर्स भी ख़रीद सकते हैं। ये वो मिसाल है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ मार्केट्स। तो शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए वो है स्टॉक मार्केट, और पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। काइंड्स ऑफ शेयर्स की हमने बात की, और शेयर्स की तकरीबन 7 काइंड्स हैं। पहली काइंड है ऑर्डिनरी शेयर, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप दैट कंपनीज इशू। इसके अंदर डिविडेंड इज़ नॉट गारंटीड, एंड द लास्ट इट मे हैव अ रेजिडुअल वैल्यू एंड इट मे नॉट। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ द क्लोजर ऑफ द कंपनी यू मे और यू मे नॉट गेट योर मनी बैक। नॉर्मली अमूमन कंपनीज ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करते हैं, और इसके अंदर कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट, आपसे प्रॉफिट शेयर करेगी, उसका रेट कुछ फिक्स नहीं होता। और अगर कंपनी लॉस हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो कंपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो आपको अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अगर नहीं बचेगा तो लीगली दे विल नॉट पे यू बैक। द सेकेंड काइंड इज प्रेफर्ड शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर्स नाम से ही जाहिर है कि दे enjoy the preferred right to profit and assets of the company. इसमें रेट ऑफ प्रॉफिट या डिविडेंड इज़ फिक्स्ड। तो फ़र्क क्या बना? ऑब्वियसली ऑर्डिनरी शेयर में आपको प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं, डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं। प्रेफर्ड में तो प्रेफर्ड शेयर्स महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट भी परचेज़ की ज़्यादा होती है क्योंकि प्रेफर्ड है ना। फिर द रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ सिमिलर टू इंटरेस्ट, और इसके अंदर अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है, ABC कंपनी को लॉस हो गया, तो उसमें बिफोर ऑर्डिनरी शेयर्स प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगा और उनको पे बैक किया जाएगा पहले, और बाद में ऑर्डिनरी शेयर्स की बारी आएगी। नेक्स्ट थर्ड काइंड इज प्रेफरेंस कम्यूलेटिव शेयर्स। कम्यूलेटिव दोनों प्रेफर्ड हैं, बट कम्यूलेटिव और प्रेफर्ड में फ़र्क ये कि इसमें अगर किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी ने एक साल प्रॉफिट नहीं दिया तो अगले साल वो कम्यूलेटिव देगी जो रेट एग्री किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पिछले साल का भी ऐड करेगी, वो देगी, और अगले साल भी देगी। प्रेफर्ड शेयर में और इसमें क्या फ़र्क है कि पहला तो ये फ़र्क है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, और कंपनी के प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स भी हैं और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी हैं, तो दोनों को डिविडेंड नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कंपनी को प्रॉफिट हो गया, उस पर पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को जो उनसे तय किया था फिक्स्ड रेट ऑफ प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो बचेगा उसका रिमेनिंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये फ़र्क था प्रेफर्ड और ऑर्डिनरी शेयर में। प्रेफरेंस कम्यूलेटिव शेयर में अगर एक साल कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो अगले साल जब उसको प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में वो पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को पिछले साल का
और करंट साल का जो उन्होंने अग्री किया हुआ है उसको कम्युलेटिव करके पहले प्रॉफिट देंगे, फिर जो बचेगा वो करंट ईयर का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो ये प्रेफरेंस की एक प्लस वर्जन है। सही है। फ़र्क सिर्फ प्रेफर्ड में और इसमें ये, उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है शेयर होल्डर को, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को, उनसे पहले तय होता है, वो आप पहले प्रॉफिट उनको दे देते हैं। प्रेफरेंस कम्युलेटिव शेयर होल्डर्स में आप जमा कर लेते हैं, अगर एक साल प्रॉफिट नहीं हो तो अगले साल वो पिछले साल का भी प्रॉफिट ऐड अप करके दिया जाता है।